वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11 का प्रैक्टिस पेपर डीओ की तरफ से जो इश्यू किया गया ना इंग्लिश का, उसे करवाने जा रहा हूँ। और ये जो पेपर है 3 घंटे का रहेगा और 80 मार्क्स का रहेगा। और सेम पेपर का पैटर्न ये रहेगा, इसे हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हम सेक्शन ए भी करेंगे। और जैसे बच्चों को लगता है ना कि कितना टाइम लगना चाहिए पैसेज में, जैसे 10 मार्क्स का तो आप 20 मिनट लगा सकते हो बिल्कुल आराम से, क्योंकि आप देखो 80 मार्क्स का आपका पेपर है, 3 घंटे, यानी कि आपको 180 मिनट मिलते हैं। तो अगर आप डबल भी लगाएंगे तो आप आराम से पेपर कर लेंगे, फिर भी आपके पास 20 मिनट बच जाते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। पैसेज को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडिया वीमेंस वर्ल्ड कप विक्ट्री। जो इंडिया की जो वीमेन है ना, उन्होंने वर्ल्ड कप को जीता है। और यहाँ पे टाइटल दे रखा है अ ट्रायम्फ ऑफ स्पिरिट एंड डेटर्मिनेशन। ये एक डेटर्मिनेशन, पक्के इरादे की और एक ऐसी भावना की जीत है जिसने इंडिया को बहुत ज्यादा गर्वान्वित कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है कि इंडिया रिसेंट वीमेंस वर्ल्ड कप विक्ट्री मेक्स अ डिफाइनिंग मोमेंट इन द नेशन स्पोर्टिंग हिस्ट्री। ये कह रहा है इंडिया की जो भी हालिया में वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें जो जीत मिली है ना, वो एक बहुत ही बड़ा क्षण है इंडिया के लिए। इतिहास में ये नोटिस हो गया, ये समझ लो एक तरह से, ठीक है। और बहुत बड़ा निर्णायक ये क्षण था, क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड कप जो मिल गया है। ये कह रहे दिस अचीवमेंट गोज फार बियॉन्ड विनिंग अ टाइटल। ये कह रहे ये जो उपलब्धि है ना, ये विनिंग अ टाइटल को जो जीतना है ना, उससे भी बहुत बड़ी है, ठीक है। फार बियॉन्ड है यहाँ पर जो बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है इट एम्बॉडीज रेजिलियंस, डिसिप्लिन एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ यूनिफाइड टीम। और पता है, ये जो सब ने ना एक जैसा मिलकर सपना देखा था, जो टीम के जितने भी सारे मेंबर थे, तो ये उनके डिसिप्लिन, उनके रेजिलियंस और उनके एक्स्ट्रा जो पावर थी ना पूरे एकजुट रहने की, उसकी जीत थी ये। ये कह रहे इंडिया वीमेंस टीम स्टेप्ड ऑन टू द ग्लोब स्टेज विद वन सिंगल मिशन। और पता है, ये जब ग्लोब लेवल पर, जब स्टेज पर, जब इंडिया की वीमेंस ने जब कदम रखा, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और इन्होंने एक ही मिशन रखा अपने दिमाग में, और वो था कि टू विन फॉर इंडिया, की इंडिया की जीत के लिए खेलना है। ये कह रहे देयर सक्सेस इज अ ट्रिब्यूट। ये जो उनकी कामयाबी थी ना, ये एक ट्रिब्यूट है। किस चीज की ट्रिब्यूट है, यहाँ पर बता रखा है टू अनवेवरिंग फोकस, कलेक्टिंग स्ट्रेंथ एंड ए बिलीव दैट रिफ्यूज टू शेक इवन अंडर इमेंस प्रेशर। पता है, ये इतनी बड़ी मात्रा में इनको बहुत ज्यादा संघर्ष झेलना पड़ता है, क्योंकि महिला है ना। और पहली बार इन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में जो है ना पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड कप लेकर आए इंडिया में। तो भारत के लिए जीतना बहुत बड़ी बात थी। और ये कैसे हुआ, ये अनवेवरिंग फोकस था उनका, ठीक है। मतलब बिना किसी रुकावट के उन्होंने पूरा फोकस करा, और करेक्टिंग से अपनी ताकत को पूरा उन्होंने लगा दिया, और एक विश्वास कि चाहे जितनी भी प्रेशर आ जाए, हमें उसको रिफ्यूज करते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये कह रहे जर्नी वॉज नॉट विदाउट स्ट्रगल। इनकी जो जर्नी थी ना, उसमें जो ना ऐसा नहीं था कि स्ट्रगल नहीं था, मैंने बताया ना आपको, वुमेन थी, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ा। लेकिन एवरी प्लेयर कैरिड पर्सनल चैलेंजेस। हर जितने भी यहाँ पर जो प्लेयर थे, उनके खुद के पर्सनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। कईयों को इंजरीज का जो है ना सामना करना पड़ा, और कुछ ने जो है लिमिटेड रिसोर्स का जो है सामना करा, क्योंकि वो संसाधन अच्छे नहीं थे या कम थे। और कईयों ने सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, क्योंकि समाज उनसे बहुत कुछ चाहता है, नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। Yet these obstacles, इन सारी मुसीबतों के होते हुए एक चीज थी जो इनको आगे बढ़ने दे रही थी, वो था इनका पक्का इरादा। ये कह रहे व्हाट मेक्स दिस विक्ट्री एक्चुअली, ये कह रहे जो इतनी बड़ी विक्ट्री इनको मिली थी ना, इज नॉट जस्ट हाउ द प्लेड। ये इसलिए नहीं मिली थी कि उन्होंने कैसे खेला, बल्कि उन्होंने किस तरीके से एंड्योर करा, किस तरीके से संयम बना के रखा, धैर्य रखा। क्योंकि देखो किसी भी चीज में धैर्य बहुत है। अब जैसे कोई बच्चे 3 दिन पढ़ते, 4 दिन पढ़ते, फिर छोड़ देते पढ़ाई, जिसकी वजह से उनका धैर्य खत्म हो जाता है और फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता। धैर्य बना के रखना होता है, कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसका रिजल्ट बाद में मिलेगा, ठीक है। ऐसे टीम में भी टीम ट्रांसफॉर्म एडवर्सिटी टू इनटू मोटिवेशन, और टर्निंग एवरी सेटबैक इनटू अ ड्राइविंग फोर्स। देखो उन्होंने जितनी भी एडवर्सिटी थी ना, उनको मोटिवेशन बदल दिया, और इन्होंने सेटबैक से एक ड्राइविंग फोर्स की तरफ बढ़ गए, और इस तरीके से अपने को प्रेरक शक्ति बना दिया उन्होंने। ठीक है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। समझ आ रही है, हर जितने भी इनको झटके लगते थे ना, मतलब पीछे की ओर धकेलने की, उनसे ये आगे की तरफ बढ़ गए। ये कह रहे पूरे टूर्नामेंट के दौरान इंडिया ने बहुत ज्यादा रिमार्केबल जो डिस्प्ले किया। इन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई और कंपोजर दिखाया। मैंने आपको पहले बताया कि कंपोजर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, धैर्य संयम बहुत जरूरी होता है। ये कह रहा है ग्रुप स्टेज डोमिनेंस शोकेस टैक्टिकल प्रिसीशन। ये कह रहा है इनका जो ग्रुप स्टेज प्रभुत्व था ना, उससे इन्होंने सटीकता से अपना
जो प्रिसीशन किया, प्रदर्शन किया। और देखो, जब टीम खेलती है ना, इतना आसान नहीं होता, बहुत जरा उन्हें जो ना हार्डवर्क और बहुत जरा टैक्टिकल्स लगाने पड़ते हैं। तो इन्होंने देखो, पहले शुरू में जब मैच कैसे होते हैं, दो जने खेलते हैं, दो में से जो जीतेगा वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसे तो होता है नॉकआउट। तो इन्होंने उस सब को बहुत ज्यादा मतलब जो है ना सहन किया और उसमें ये जीते। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है, सेमीफाइनल इन पार्टिकुलर बिकम ए सिंबल ऑफ मेंटल टफनेस। और जब ये सेमीफाइनल में जब पहुंचे ना, तो ये इनकी मेंटल टफनेस को शो करा इसने, क्योंकि सेमीफाइनल से फिर आप फाइनल में आओगे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष करा है। ये कह रहा है हर ओंस पर, जैसे देखो, जैसे यूनिट होती है ना, यूनिट, ऐसे ओंस भी यूनिट होती है। एक एक जो है ना ओंस पर इन्होंने मतलब लड़ाई लड़ी है, और इतना बड़ा इन्होंने स्ट्रगल करा है। और ये इनकी बहुत मेहनत है जिसके से आगे बढ़ पाए हैं। और पता है यहाँ क्या लिखा है, ये कह रहा है दैट चैंपियंस आर डिफाइंड बाय करेज एज मच एज स्किल। ये कह रहा है ये मत सोचना कि जो चैंपियंस होते हैं वो केवल स्किल से बनेंगे, इसके लिए उन्हें करेज भी चाहिए होता है, उन्हें हिम्मत भी चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाते हैं। एट द हार्ट ऑफ दिस ट्रायम्फ, ये कह रहे इस जीत के दिल में वर प्लेयर्स, वो प्लेयर्स थे हुज बिलियंस इल्यूमिनेटेड द टूर्नामेंट, जिनकी चमक ने इस पूरे टूर्नामेंट को रोशन कर दिया। इल्यूमिनेट मतलब रोशन, बिलियंस मतलब चमक यहाँ पर मतलब है, ठीक है। ये कह रहे वो कौन थे, कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने 4 चांद लगा दिए। ये कह रहे हरमनप्रीत कौर द स्टेडी कैप्टन, जो स्थिर रूप से जो है ना मतलब अपने को बनाए रखा। लेट विद कंपोजर, जिन्होंने अपने अंदर एक कंपोजर रखा, मतलब संयम रखा। एंड स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, और स्पष्ट रखी, कंफ्यूजन नहीं रखी उन्होंने। हर लीडरशिप हेल्ड द टीम टुगेदर, और इनकी लीडरशिप थी जिन्होंने पूरी टीम को एक साथ रखा इन डिमांडिंग मोमेंट्स। और जिस मोमेंट, जिस क्षण सबकी जरूरत थी, कोई अपना पर्सनल फायदा ना देखे, उन सबको इन्होंने मतलब एकजुट बना के रखा। और रिफ्लेक्टिंग मेच्योरिटी, मेच्योरिटी दिखाई। एंड अनब्रेकेबल स्पिरिट, और जैसे अंदर से बंदा टूट जाता है ना, बिल्कुल इन्होंने वैसे नहीं होने दिया, अटूट भावना, इस तरीके से इनकी बताई गई। फिर दूसरा प्लेयर यहाँ पर बता रखा है स्मृति मंधाना के बारे में। ये कह रहे विद हर फ्लुएंट फियरलेस परफॉर्मेंस, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बिना डर के दिखाई है। इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स ऑफ द कंपटीशन, और इन्होंने बहुत प्रभाव दिखाया है इतने बड़े कंपटीशन में, इन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। हर कंसिस्टेंसी एंड काम कॉन्फिडेंस, इनकी लगातार जो कंसिस्टेंसी थी और जो काम कॉन्फिडेंस था, बिकेम अ सोर्स ऑफ होप ईच टाइम शी वॉक ऑन टू द फील्ड। और हर टाइम जो है वो फील्ड पर रही, इस उम्मीद से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, कॉन्फिडेंस बना के रखा, ठीक है। और इनकी इनके मतलब मैदान में होने की वजह से उम्मीद भी बनी रही सबके अंदर। ये कह रहा है बियॉन्ड इंडिविजुअल अचीवमेंट्स, ये कह रहा है इन्हें अलग अलग अचीवमेंट तो मिली है। दिस विन रिप्रेजेंट द राइज ऑफ पावरफुल न्यू नैरेटिव इन इंडियन स्पोर्ट्स। ये कह रहा है पूरी इंडिया के अंदर भी एक नया नैरेटिव बना है। वन वेयर वीमेन लीड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब अब जो औरतें हैं वो आगे से लीड कर सकती हैं, ब्रेक बैरियर्स और रुकावटों को तोड़ सकती है। एंड इंस्पायर एन एंटायर जनरेशन, पूरी आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं उनको इंस्पायर कर सकते हैं। देयर विक्ट्री सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, उनकी ये जीत है बहुत बड़ा मैसेज देती है टू ऑल द यंगस्टर्स, जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सबको। ड्रीम्स आर अचीवेबल, ड्रीम जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। व्हेन मैच विद डेडिकेशन, अगर आप डेडिकेशन, करेज और क्वाइट परसिस्टेंस से अगर लगे हुए हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये कह रहा है एज द इंडियन टीम लिफ्टेड द वर्ल्ड कप, ये कह रहा है जो इंडियन टीम है उन्होंने जो है वर्ल्ड कप को प्राप्त किया है, दे लिफ्टेड द एस्पिरेशन ऑफ द नेशन। और इसी की वजह से यहाँ पर एक और चीज प्राप्त करने वाली बात हो गई है कि सब जितने भी नेशन हैं उनकी एस्पिरेशन को भी उन्होंने लिफ्टेड किया है। और देयर ट्रायम्फ इज नॉट ओनली अ मोमेंट, उनकी जो जीत है ना ये क्षण की बात नहीं है, सेलिब्रेशन की, थोड़ा सेलिब्रेट करे काम खत्म। ये हमेशा याद करने वाली चीज है कि इंडिया की जो बेटियां हैं, ठीक है, व्हेन फ्यूल्ड बाय पर्पस एंड प्रेजेंस कैन कंकर द वर्ल्ड, और मतलब जब भी जो है मतलब फ्यूल देने का काम कर सकती हैं, ईंधन का काम कर सकती हैं, ठीक है। और ये जो भारत की बेटियां दृढ़ संकल्प और लगन से भरी हो तो दुनिया को भी वो जीत सकती हैं, ठीक है। ये लिखा ना व्हेन फ्यूल्ड बाय पर्पस एंड प्रिजर्वेंस कैन कनकर द वर्ल्ड, और अगर उनके अंदर पर्पस है, प्रिजर्वेंस है, तो वो पूरे संसार को जीत सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्पस मतलब कोई उद्देश्य है उनका, ठीक है, और उनके अंदर एक लगन है, तो वो संसार को भी जीत सकते हैं, ये हमें बताया गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन फिर इसके आंसर करेंगे। देखो मैंने अच्छे से समझाया, ओके। अब देखते हैं कितने अच्छे से समझ में आई है। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया वीमेन वर्ल्ड कप विक्ट्री। ये कह रहा है कि सबसे बड़ा इसका क्या महत्व था, क्या फायदा इसका मिला कि जो वीमेन वर्ल्ड कप विक्ट्री मिली है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ये कह रहा है इससे क्या हुआ, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ये कह रहा है ये एक शोकेस था, ठीक है, डोमिनेंस दिखाने का सब मैचेस में।
ये कह रहे ये तो एक सिम्बलाइज है रेजिलियंस का, यूनिटी का और पावर ऑफ शेयर ड्रीम का। तो ये आंसर सी आ गया, क्योंकि हमने शुरू में अच्छे से पढ़ा था कि हमारी जो इंडिया है ना, जो जीती है ना, तो वो किस लिए जीती है, ये लिखा, ये सारा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो है इसका सी आ गया। सेकंड है द प्लेयर्स पर्सनल स्ट्रगल्स कंट्रीब्यूटेड टू द विक्ट्री बाय। तो आपको यह बताना है कि उनको पर्सनली कई प्रकार के स्ट्रगल्स जो फेस करने पड़ रहे थे, तो उनकी विक्ट्री में जो उन्हें जीत मिली कैसे मिली इसमें, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा है। देखो उनकी जो स्ट्रगल्स है ना, उन्होंने उसको मोटिवेशन के रूप में लिया, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो जीते, ये आंसर भी आ गया। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, द पैसेज पेस रिच ट्रिब्यूट टू हरमनप्रीत कौर बिकॉज, बताओ ये जो पैसेज है ना, हरमनप्रीत कौर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही है, ठीक है, उन्हें ट्रिब्यूट दे रही है, तो सम्मान दे रही है। तो यहाँ पर क्या रीज़न था हरमनप्रीत कौर को जो है ट्रिब्यूट देने के लिए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो पर्सन जो अलग अलग जो है उनके बारे में बता रखा था ये, कि वो स्टडी कैप्टन है और कंपोजर और स्ट्रेटजिक उनके अंदर क्लैरिटी है। तो सारे आंसर हमें इसी में मिल जाएंगे, हमें इसमें ढूंढ के इसमें लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर ढूंढो, यहाँ कहाँ लिखा है इसमें, जो हमने ऊपर अभी देखा है। तो ये देखो, ये लिखा क्लैरिटी अंडर प्रेशर, शी डिस्प्लेड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक है ना। और बाकी आप और भी देखोगे ना इसमें, तो आप पता लगा लो हाँ ये गलत है। पैसिव में कभी जैसे ऑप्शन वाले से कभी दिक्कत हो ना, तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो आप इसमें देख लो करो गलत वाले कौन से हैं। शी वॉज यंगेस्ट मेंबर, ये हटा दो। शी प्लेड इन एवरी मैच विदाउट रेस्ट, ये भी नहीं लिखा उसमें। शी वॉज द हाईएस्ट स्कोर, ये भी नहीं लिखा। तो आपको आराम से आंसर ऐसे भी मिल जाएगा, पर हमने ना डीपली पैसे पढ़ी है आपके सामने, तो हम उसके बेस पर आराम से आंसर वैसे भी कर सकते हैं, और मैंने आपके लिए अलग अलग सॉल्व भी कर दिए हैं। ये कह रहा है व्हाट मैसेज डज द विक्ट्री कन्वे टू यंगस्टर्स। बताओ इतनी बड़ी जीत मिली है, तो ये जितने भी यंगस्टर्स है उनको ये क्या मैसेज देती है, इनको मैसेज देती है कि ड्रीम्स जो है ना वो अचीव किया जा सकता है अगर आप हिम्मत और डेडिकेशन रखते हैं। तो देखो आपको डेडिकेशन तो रखना ही पड़ेगा। देखिए 5वें नंबर पर है, कह रहे हैं विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंडियन टीम्स परफॉर्मेंस इन द नॉकआउट मैचेस। ये जो नॉकआउट मैचेस है ना, तो इसमें इंडिया की जो टीम है उसकी सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल एग्जैक्ट बोला गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, तो हमें यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो ग्रिट है वैसे, तो ये लिखा है देखो, यहाँ पर बता रखा था ना, ये देखो टूर्नामेंट जब हो रहा था तो ग्रुप स्टेज डोमिनेंस शोकेस टैक्टिकल प्रिसिशन वाइल द नॉकआउट मैचेस हाईलाइटेड एक्चुअली ग्रिट। अगर मीनिंग पता लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ग्रिट आपको मिली गया यहाँ पर। तो यहाँ पे वैसे ग्रिट ये बताने का मतलब है कि एक तो उन्होंने ना अपना हार्ड वर्क जो है ना जारी रखा, मतलब कठिन काम को जारी रखना, दृढ़ निश्चय पक्का बना लेना। और ये जो ग्रिट है इसके लिए भी होता है, जैसे किरकिरी जो ना हो उसके रेफरेंस में भी है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई वन इंस्टेंस फ्रॉम द पैसेज दैट रिफ्लेक्ट द मेंटल टफनेस ऑफ द टीम। बताओ कब उन्हें मेंटल टफनेस को प्रेशर करना पड़ा, जब वो सेमीफाइनल को प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है। सेमीफाइनल मैच में जब वो टीम जो उन्होंने ब्रेवली जो है सामना करा उस प्रेशर का जो उनके ऊपर आ रहा था, ठीक है। तो आप नीचे पढ़ सकते हैं आंसर। अब हम सेकंड पैसेज पढ़ेंगे। तो सेकंड पैसेज का टॉपिक दे रखा है मेंटल हेल्थ ट्रेंड्स अमंग एडोलसेंस। मतलब ये मेंटल हेल्थ जो है ना, आज की जो युवा पीढ़ी है ना, स्पेशली जो एडोलसेंस एज के हैं, तो उनको लेकर क्या ट्रेंड्स चल रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है। ग्लोबल स्टडी की गई है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि अ रिसेंट ग्लोबल सर्वे कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, यानी कि आईएचओ ने एक सर्वे किया है, और उन्होंने ना हाईलाइट किया है, यहाँ पर हाईलाइट क्या किया है देखो, यहाँ पर उन्होंने बताया कि अलार्मिंग ट्रेंड्स, और ये बहुत बड़ा ट्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एडोसेंस के अंदर पाया जा रहा है मेंटल हेल्थ को लेकर। अब क्या पाया जा रहा है ट्रेंड, ये पढ़ लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि द स्टडी कंडक्टेड अक्रॉस 42 कंट्रीज, ये जो स्टडी है 42 कंट्रीज में की गई है, शोज दैट मेंटल हेल्थ चैलेंजेस अमंग इंडिविजुअल्स। और ये जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस है ना, ये जो इंडिविजुअल्स है उनके बीच में पाए गए जो 13 से लेकर 19 साल की उम्र के हैं। और ये बताया जा रहा है हैव इंक्रीज स्टेडली ओवर द पास्ट डिकेड्स। ये कह रहे धीरे धीरे जो पिछले दशकों से ना, हमारा डिकेड्स मतलब 10 साल होता है एक डिकेड में, तो धीरे धीरे जो मेंटल स्ट्रेस है ना बढ़ता चला जा रहा है 13 से 19 साल के बच्चों के अंदर भी। फोर्थ आइडेंटिफाइज
रिपोर्ट्स में पता है क्या बताया गया है कि किस प्रकार के बच्चों को प्रॉब्लम है। यहाँ लिखा है बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे हैं एज अ 3 मोस्ट कॉमन कंडीशंस अफेक्टिंग टीनेजर्स टुडे। और ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्टेड कर रही है। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द स्टडी के अकॉर्डिंग 1 in every 6 adolescents वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंसेस आर डायग्नोसेबल मेंटल हेल्थ कंडीशन। मतलब इतनी हालत खराब हो गई, हर 6 में से एक को जो है मेंटल हेल्थ कंडीशन में डायग्नोसेबल करने की नौबत आ गई है। ये कह रहे थे प्रिवेलेंस वेरीज अक्रॉस रीजन्स। ये कह रहा है ये जो स्थिति है ना एडोलसेंस के अंदर जो मेंटल हेल्थ को देकर, ये अलग अलग रीजन में अलग अलग है। जैसे हाई इनकम कंट्रीज जो ज़्यादा अमीर कंट्रीज हैं उसमें 22% है, ओए होए होए। और ये कह रहे हैं जहाँ पर लो या मिडिल इनकम वाली कंट्रीज है ना, वहाँ पे 14% रिसर्चर्स ने फाइंड किया है कि 14%, 100 में से 14% जो बच्चे हैं वो मेंटल हेल्थ को फेस कर रहे हैं। रिसर्चर्स ने बोला है कि ये जो डिफरेंसेस है ना ये कैसे हैं। टू बेटर रिपोर्टिंग सिस्टम्स, इंक्रीज एकेडमिक प्रेशर। ये जो एकेडमिक प्रेशर है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ओवर यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा रीजन पता है क्या बताया गया है कि मेंटल स्ट्रेस क्यों पैदा हो रहा है। रिड्यूस सोशल इंटरेक्शन। लोग ना आपस में जैसे सर्कल में जैसे फैमिली के साथ बैठना, फ्रेंड्स के साथ बैठना, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे कहा जा रहा है द स्टडी आल्सो असेस द अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। अब एक स्टडी और की गई है कि जो ये मेंटल हेल्थ को बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इनके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो कैसे हैं, मतलब वो कितने हैं। ये कह रहे देयर आर सीवर शॉर्टेज ग्लोबली। मतलब वर्ल्ड के अंदर ना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बहुत कम है। ये कह रहे विद एन एवरेज ऑफ ओनली 9 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स पर 1 लाख एडोसेंट्स। 1 लाख एडोसेंट में ना सिर्फ 9 मेंटल हेल्थ जो है प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर्स हैं। ये कह रहे हाई इनकम कंट्रीज हैव सिग्निफिकेंटली बेटर रेशियोज। ये कह रहे जो अमीर कंट्री है वहाँ पे तो 1 लाख में 27 है। ये कह रहा वेरस लो इनकम रीजन्स स्ट्रगल विद जस्ट 2 प्रोफेशनल्स पर 1 लाख एडोसेंट्स। लेकिन जो कंट्री गरीब है ना, जहाँ इनकम बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे 1 लाख में सिर्फ 2 प्रोफेशनल्स हैं। ये कह रहे दिस डिस्पैरिटी लिमिट्स इफेक्टिव इंटरवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस। और अगर इतना ज़्यादा 1 लाख पे 2 है या 1 लाख पे 27 है, तो इतने कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा। ठीक है, और इंटरवेंशन जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, लिमिट्स हो गई इसमें क्योंकि प्रोफेशनल्स ही इतने कम है। आगे सुनते हैं। ये कह रहा अ मेजर हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट इज द 2024 स्कूल वेलबींग सर्वे। देखो स्कूल का जो है अच्छे से सर्वे किया गया है 2024 में। तो यहाँ पर जिसमें एग्जामिन किया गया स्ट्रेस लेवल जो स्टूडेंट्स के बीच में पाया जा रहा है। और पता है क्या पाया गया, जो 50,000 बच्चे इसमें या जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका ये सर्वे किया गया, तो 61% ने रिपोर्ट करा कि उनको ये जो स्ट्रेस है ना ये एकेडमिक स्ट्रेस है, मतलब पढ़ाई को लेकर। और 44% ने एडमिट करा कि उनकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है ना वो पुअर है। क्यों पुअर है? क्योंकि वो अपना ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर लगाते हैं। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से 35 ने महसूस किया कि सोशली आइसोलेटेड है वो, मतलब उनका दोस्त या फैमिली के साथ वो बैठते बात नहीं कर पाते। तो स्पेशली आफ्टर शिफ्टिंग टू डिजिटल लर्निंग, और डिजिटल लर्निंग की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं मॉडल पोस्ट पैंडमिक, और जो कि एक पोस्ट पैंडमिक पैदा होता जा रहा है, उनके अंदर स्ट्रेस को लाता जा रहा है। आगे लिखा है द रिपोर्ट एम्फासाइज दैट। और ये रिपोर्ट इस बात पे जोर दे रही है कि अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, स्कूल बेस्ड काउंसलिंग होती है, और जो पेरेंट्स की अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना, तो इससे काफ़ी हद तक जो है लॉन्ग टर्म जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो अब हमने इस पूरे पढ़ लिया, अब इसके आंसर फटाफट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट वर द 3 मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन अमंग एडोलसेंट्स। तो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बताया था, यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ बताई गई थी एडोलसेंस में, वो कौन कौन सी थी? एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर हमें उसी में से ढूंढ के अपने आप आंसर जो एमसीक्यू है उसमें टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
ये कह रहे व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर हायर रिपोर्टेड मेंटल हेल्थ प्रिवलेंस इन हाई इनकम कंट्रीज। तो यहाँ पर आपसे बोला कि सबसे बड़ा रीजन बताइए, ये जो मेंटल हेल्थ प्रिवलेंसेस है ना, जो हाई इनकम कंट्रीज में इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, मतलब वहाँ के लोग इतने ज़्यादा जो है ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को क्यों फेस कर रहे हैं जो बच्चे हैं। तो क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्गर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोसिस सिस्टम अच्छा है, इसलिए हायर रिपोर्टेड मेंटल हो रहा, नहीं तो पता नहीं चल पाता। और जो पुअर कंट्रीज हैं उसमें पता नहीं पता क्योंकि रिपोर्टिंग इतनी अच्छी है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इम्बैलेंस इन ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज। ये कह रहा है कि इम्बैलेंस है ना ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज में। देखो जो रिच कंट्रीज हैं वहाँ तो बहुत अच्छे से है ना, और जो पुअर कंट्री वहाँ कम है। कैसे एग्जांपल दोगे आप? बोलोगे हाई इनकम जो नेशन है वहाँ पे 27 प्रोफेशनल्स हैं, जबकि लो इनकम में सिर्फ 2 ही हैं। तो ये आपको एग्जांपल बताना था चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो आपने अगर पैसे ध्यान से सुनिए ना, आप आराम से आंसर बता दोगे। ऐसे आपको खुद पढ़ के ना अच्छे से फिर आंसर देने हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। कई बच्चे ना पैसे से भागते हैं, इसलिए मैं स्पेशली पैसे लेकर आया हूँ। ये कह रहा है वाई डू एडोलसेंस इन मैनी कंट्रीज एक्सपीरियंस हाई एकेडमिक स्ट्रेस। आप बताइए जो एडोलसेंस हैं बहुत सी कंट्रीज में इतना ज़रा हाई एकेडमिक स्ट्रेस क्यों फेस करते हैं? क्योंकि अभी ने पढ़ा था ना ऊपर, कम्पिटिटिव एग्जाम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, तो वहीं से उतार लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये लिखा है, देखो ये सारे यहीं से देख के उतार देना है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डज द शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अफेक्ट एडोलसेंस। अब इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है प्रोफेशनल्स की, तो फिर क्या होगा इसका, ठीक है, इसका आपको इफेक्ट बताना है। तो आप बोलोगे अगर शॉर्टेज होगी ना तो जो डायग्नोसिस है वो लिमिट हो जाएगा, इफेक्टिव ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। बहुत से जो एडोलसेंस है ना उन्हें टाइमली काउंसलिंग नहीं मिल पाएगी, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, और उनकी लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ रिस्क पे इफेक्ट पड़ेगा। बाकी यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है ना, ये आप मेन चीज़ ये भी बता सकते हो, ठीक है। वैसे मेन ये भी है, ठीक है, तो वो भी इसी में से बना कर लिख दिया गया है बस। ओके, अब आगे सुनो। 6 क्वेश्चन है यहाँ पर। ये कह रहा है व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन सोशल आइसोलेशन अमंग टीनेजर्स। ये कह रहा है आपको बताना वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से जो आज की जो टीनेज की उम्र के बच्चे हैं ना, तो वो सोशल आइसोलेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब समाज से कटते चले जा रहे हैं। तो आपको पता है मेन रीज़न क्या है? आज फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, डिजिटल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, और बच्चे जो हैं वो डिजिटल लर्निंग की तरफ जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा रीज़न है सोशल आइसोलेशन का, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर यहाँ पर जो आप पैसे देख रहे हैं ना, आपको इसको पढ़ के नोट्स बनाने हैं, तो ये नोट मेकिंग है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के हम नोट्स बनाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर पैसेज है, यहाँ बताया जा रहा है द हेल्थ ऑफ अवर प्लेनेट इज डेटोरेटिंग रैपिडली ड्यू टू राइजिंग पोल्यूशन। ये कह रहा है जो हेल्थ है ना हमारे प्लेनेट की, वो बहुत तेज से गिरती चली जा रही है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। ये कह रहा है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये कह रहा है रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन में ना, जो हम पहले कहते थे ना, अडोप्टिंग सस्टेनेबल हैबिट्स इज नो लॉन्गर ऑप्शनल। अगर ऐसी सिचुएशन में जो हम पहले कहते थे ना कि हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है, और पहले इसे ऑप्शनल माना जाता था, कह रहा नहीं, अब ये ऑप्शनल नहीं है, इट इज एसेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। जितने भी लाइफ की फॉर्म्स है ना, अगर हम उनको बचाना चाहते हैं तो हमें सस्टेनेबल जो हैबिट्स है वो ऑप्शन में नहीं, कंपलसरी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब इसने बताया कि जो सस्टेनेबल जो लिविंग है ना, वो पता है किस पर फोकस करती है? वो कहते हैं कि यूज करो रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली, सोच समझ के, सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन एंजॉय द सेम नेचुरल वेल्थ दैट वी डू टुडे। मतलब जो आज हम जिन रिसोर्स को यूज कर रहे हैं ना, आने वाली पीढ़ी भी उसे यूज कर पाए, ये होता है सस्टेनेबल का मतलब। आगे कहा जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल हैबिट्स इज रिड्यूसिंग वेस्ट। सबसे बढ़िया पता है क्या बताया गया है? हमें वेस्ट को कम करना होगा।
A major portion of household waste consists of plastic which takes hundreds of years to decompose. अगर सबसे ज़्यादा घर से निकलने वाला कूड़ा पता है कौन सा? वो प्लास्टिक है, और जो सैकड़ों साल ले लेता है डिकम्पोज होने में, मतलब मिट्टी में मिलने में। ये कह रहा है सिंपल एक्शन, अगर हम सिंपल एक्शन अपना लें सच एज रिफ्यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है ना उसको तो मना ही कर दे, मतलब एक बार यूज करके जो फेंक देते हैं ना, जैसे पन्नियां वगैरह होती हैं, ठीक है ना, उसको तो यूज मत करो। कैरिंग रीयूजेबल बैग्स, और रीयूजेबल बैग यूज करो। एंड चूजिंग रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स, और जो रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स है उसको यूज करो। तो इससे क्या होगा, सिग्निफिकेंटली जो वेस्ट होगा वो कट डाउन हो जाएगा, और जो लैंडफिल्स या ओशंस में जाके चला जाता है ना वेस्ट, वो रुक जाएगा या कम हो जाएगा। द कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट आल्सो रिड्यूसेस पॉल्यूशन, और अगर हम जो खाद बना रहे हैं ना वो ऑर्गेनिक वेस्ट की बनाएंगे ना तो उससे भी पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। और ये इंप्रूव भी करेगा सॉइल फर्टिलिटी को, मिट्टी की ताकत भी बढ़ाएगा। ये कह रहा है एनर्जी कंजर्वेशन इज अनदर वाइटल एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। ये कह रहा है ऊर्जा को बचाना भी सस्टेनेबल लिविंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये कह रहा है यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, ये कह रहा है जो एनर्जी को बचाने वाले जो अप्लायंसेस होते हैं उसका यूज करो, जैसे स्विच ऑफ कर दो लाइट का, पंखे का, जब वो जरूरत में ना हो। और एंड अडोप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को आप अपना लो जो हेल्प करता है रिड्यूस करने में कार्बन एमिशंस को। ये कह रहा है सिमिलरली वाटर कंजर्वेशन इज क्रूशियल, वाटर जो कंजर्वेशन है वो जरा क्रूशियल है एज मैनी रीजंस आर फेसिंग सीवर वाटर स्केर्सिटी। ये कह रहे बहुत से जो रीजन है ना वो सीवर वाटर स्केर्सिटी को जो फेस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लाइक फिक्सिंग लीक्स, यूजिंग वाटर जुडिशरी एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर कैन मेक अ मेजरेबल डिफरेंसेस। ये कह रहा है छोटे छोटे कदम अगर हम उठाएंगे ना, जैसे कहीं टूटी का अगर पानी बह रहा है उसको रोक ले, ठीक है, और जो हार्वेस्टिंग रेन वाटर है उसके तरीके से, ये कह रहे हम कई चीज़ों को अपनाकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी को अपना सकते हैं। ये कह रहे हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सच एज साइकिलिंग, और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है? साइकिलिंग, वॉकिंग, पैदल चलना, कार पुलिंग मतलब गाड़ी शेयर कर लेना, और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना नॉट ओनली रिड्यूसेस पोल्यूशन, ना केवल पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा बट आल्सो प्रमोट्स बेटर हेल्थ, और अच्छी हेल्थ भी देगा। एडिशनली इसके अलावा माइंडफुल कंजम्पशंस प्ले अ की रोल, और जो माइंडफुल जो कंजम्पशन होगा वो भी बहुत बड़ा रोल निभाएगा। जैसे बाइंग ओनली व्हाट वी नीड, जो हमें चाहिए ना वही खरीदे, और प्रिफरिंग लोकली प्रोड्यूस गुड्स, और जो लोकली प्रोड्यूस गुड्स है उसको प्रेफर करें, क्योंकि अगर वो लोकली आराम से लेंगे तो दूर से ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, तो जो उसकी कॉस्ट पड़ती है ना प्लास्टिक को पैकिंग वगैरह की वो कम हो जाएगी। एंड सपोर्टिंग इको फ्रेंडली ब्रांड्स, और हमें इको फ्रेंडली ब्रांड्स का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, हेल्प रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज पर जो भार पड़ता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप आगे सुनिए। तो अब हम डेवलपिंग सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी हैबिट्स है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए धरती के प्रति। अगर इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और गवर्नमेंट वर्क एक साथ करेगी ना तो मीनिंगफुल एनवायरमेंटल चेंज आएगा जो पॉसिबल है। अल्टीमेटली सस्टेनेबल लिविंग इज अ कमिटमेंट टू परफेक्ट आवर प्लैनेट। मेन क्या है, सस्टेनेबल का मतलब यही है कि ये कमिटमेंट है जिससे हम अपनी धरती को बचा सके, हेल्थियर सेफर फ्यूचर आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी दोनों की जनरेशन के लिए एनवायरमेंट अच्छा प्रोवाइड कर सके, उसी का रिगार्डिंग है। अब देखो यहाँ पर आपको ये टाइटल हो गया, उसके बाद आपको नंबर 1 पे हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या है, नीड फॉर सस्टेनेबल लिविंग, हमें नीड की जरूरत है। तो देखो जो आपने पैसे देखे ना इसी में से आपको जो है हेडिंग लेके उसके अंदर की बातें बता देनी है। आप दो को भी एक में इंक्लूड कर सकते हो। आप ये पढ़ के देखो आपको पता लग जाएगा मैंने अच्छे समझाया। तो हमने यहाँ लिखा नीड फॉर सस्टेनेबल लिविंग, तो हमें जरूरत क्यों है, तो आखिर हमें सस्टेनेबल की जरूरत क्यों है पहले हमने लिख दिया। और देखो अगर आपको नोट मेकिंग नहीं आती ना तो आप ये तो पढ़ ही रहे, मैं आपको और आसान तरीका बताऊं। देखो अगर आपको नहीं आ रहा,
आपको टाइटल जिसके ऊपर पूरी कहानी है वो लिखो। फिर यहाँ पे जो आप ये हेडिंग देख रहे हो ना, एक हेडिंग नंबर 2, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो एक आप अबाउट से स्टार्ट कर सकते हो। टॉपिक में अबाउट में तो जो भी टॉपिक है उसके बारे में बता दिया। आप कोर्सेज के बारे में लिख सकते हैं, उसमें अगर कोई कोर्सेज है, उसके हार्म्स है तो वो बता सकते हो, उसके बेनिफिट है तो वो बता सकते हो, ठीक है। उसके टाइप है तो वो बता सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री लिख के स्टार्ट कर सकते हो, हिस्ट्री ऑफ इट, ठीक है। तो ऐसे आप हेडिंग डाल के उसके अंदर की बातें लिख सकते हो, ठीक है। तो बाकी मैंने एक नोट मेकिंग की वीडियो बना रखी है पहले पिछले साल की, तो नोट मेकिंग एएससी स्टार्टर लिखना आपको वीडियो मिलेगी, बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छे से सीख जाओगे, देख लेना। हमने पहले यहाँ पे हेडिंग डाली नीड फॉर सस्टेनेबल लिविंग, फिर हमने इसके अंदर की बातें लिख दी कि हमें नीड क्यों है, ये आपको पैसे में मिल जाएंगी सारी। फिर उसके बाद हमने लिखा रिड्यूसिंग वेस्ट, तो वेस्ट कौन कौन सा रिड्यूस कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, तो हमने हेडिंग डाली। फिर प्लास्टिक वेस्ट को हमें रिड्यूस करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को मना कर देना है, और रिसाइकलेबल प्रोडक्शन को यूज करना है। यहाँ पे ना थोड़े बहुत शॉर्ट में लिखने पड़ते हैं, ये शॉर्ट में लिखे ना, तो पता है इससे क्यों लिखने पड़ते हैं, क्योंकि इसे एब्रीविएशन कहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लिखे हैं, आप कोई से भी 4 लिख सकते हो। फिर हमने लिखा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को शॉर्ट में लिख दिया, कैसे कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करी कि किस किस की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये हमने लिख दिया हेडिंग। तो ठीक है, तो आप जो है 4 बता सकते हैं, ठीक है, 5 बता सकते हैं, नहीं तो 3 भी बहुत है, ठीक है। तो उसके बाद हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के इसके अंदर की बातें लिख दी हैं, आप देख सकते हो। और ये एब्रिविएशन है हमने जो शॉर्ट में यूज़ करें, आपको कम से कम 4 लिखनी होती हैं। फिर आपको समरी लिख देनी है अपनी भाषा में बना के कि सस्टेनेबल लिविंग। और पता है ये जो आप पैसेज जो हमने पढ़ी है इसकी समरी है, पता है कैसे बनानी पड़ती है, ये जो हमने यूज़ करा ना, ये जो हमने यूज़ करा इसी को समरी में पूरा का पूरा लिख देना होता है अपनी लैंग्वेज में बनाकर, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हैं, सस्टेनेबल लिविंग इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट फ्रॉम पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लेशन एंड क्लाइमेट चेंज, reducing waste, conserving energy and water, using sustainable transport, and practicing mindful consumption help preserve natural resources. Collecting efforts by individuals, communities, and governments can ensure a healthier and safer future for coming generation या future generation, ठीक है। देखिए अब सेक्शन भी है, तो आप देख लो ग्रामर कैसे कैसे आ रही है। तो यहाँ पर आपको वर्ब को फिल करने के लिए बोला गया, वैन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी, तो ऐसा सेंस आ रहा था ट्रेन हैड लेफ्ट। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूल अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप कर लेंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख के एएससी स्टार्टर लिखना। आपने 9th या 10th जो भी वीडियो आएगी ना आप कर लेना, क्योंकि फॉर्म की प्रैक्टिस वहाँ पे रूल लिखवा रखे काफ़ी काम आ जाएगी आपकी। She had been studying English literature for 3 years before joining the college मैगजीन टीम। तो यहाँ पर देखो यहाँ टाइमिंग बता दी गई है, 4 बता दी गई, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को इंडिकेट कर रहा है। तो वह स्टडी कर रही थी इंग्लिश लिटरेचर की 3 साल से, ठीक है। और जब से उन्हें ज्वाइन जो है इसमें नहीं कर रहा था, ठीक है, मैगजीन टीम को ज्वाइन करने से पहले। तो यहाँ टाइमिंग बता दी जाए, 4 सिंस लगाया जाए तो हम या तो प्रेजेंट लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाते हैं। तो ये पहले की बात चल रही है तो हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को लगा दिया। फिर थर्ड है वाइल शी वॉज वॉकिंग होम, जब वह घर जा रही थी, इट सडनली स्टार्टेड इन, तभी बारिश हो गई, मतलब हो गई थी। तो जा रही थी तो पास्ट की बात है तो पास्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो वाइल जो है ना वो कंटिन्यूस को शो करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है। देखिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, हमें इसे रीअरेंज करके दिखाना है। तो रीअरेंज मतलब एक मीनिंगफुल हमें इसे सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको इसको मीनिंग को देखना होगा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी एसेंशियल फ्यूचर जनरेशन फॉर प्रोटेक्टिंग इज एनवायरमेंट था। तो मेरे हिसाब से जो इसका मीनिंग बन रहा है वो ये बन रहा है। बाकी अगर आपको कोई और लगता है तो मीनिंगफुल लिख सकते हैं, मैं उसे आपके कमेंट बॉक्स में चेक कर लूंगा। तो प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कह रहा है नॉट ओनली वन बट आल्सो शी हर हार्ट्स ऑफ
क्लासमेट्स द एडमिरेशन। तो यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा है कि शी नॉट ओनली वॉन, ना केवल वो जीती बट आल्सो, क्योंकि जब नॉट ओनली आता है वो बट आल्सो भी आता है, बट आल्सो द एडमिरेशन ऑफ द हार्ट्स ऑफ हर क्लासमेट। जो क्लासमेट्स है ना, तो दिल से उनकी प्रशंसा को भी उसने सुना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कह रहा है मैसेज एंड ह्यूमन यूनिटी पावरफुल गिव्स फेस्टिवल दिस ऑफ। तो यहाँ पर है दिस फेस्टिवल गिव्स अ पावरफुल मैसेज ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ये जो फेस्टिवल है ना, ये पावरफुल मैसेज देता है ह्यूमन यूनिटी को लेकर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बी है और हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करनी है 4 ऑप्शन में से। तो मैं यहाँ पे आपको सीधा आंसर से बता रहा हूँ। तो द कमेटी विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। जो कमेटी है ना, वो कल रिजल्ट को अनाउंस करेगी। तो आंसर इसका क्या करेंगे, द रिजल्ट पहले आ जाएगा, विल का विल भी हो जाता है, अनाउंस का अनाउंस हो जाता है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, फिर बाय लगा के ये जो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बन जाता है द कमेटी, और टुमारो का टुमारो लास्ट में रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एक्टिव फॉर्म बतानी है। अभी पैसिव फॉर्म में हमें इसे एक्टिव करना है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। सिंपल में क्या करेंगे, ये द कैबिनेट पहले आ जाएगा और हैज़ बीन का हैज़ हो जाएगा, अप्रूव्ड का अप्रूव्ड रहेगा क्योंकि हैज़ के अप्रूव्ड ही लगता है। ठीक है, फिर इसके लिए द न्यू एजुकेशन पॉलिसी लास्ट में आ जाएगा। फिर 6 क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर था ना। ठीक है, एमसीक्यू दे रखे थे तो मैंने आपको इसके आंसर समझाया है। अब ये ना छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको दोनों में से एक करना है। मैं दोनों आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि आप वंदना हो या विनीत हो, आप ना यहाँ पर रहते हैं ग्रीन वैली में अपार्टमेंट में बेंगलुरु में। तो आप ना यू आर रीलोकेटिंग टू अनदर सिटी। अब आप ना दूसरी सिटी में जा रहे हो और अब आप क्या करना चाहते हो, विश टू रेंट आउट योर फुल्ली फर्निश्ड 2 BHK। और आपका जो 2 BHK ना, अब आप उसको किसी और को किराए पर देना चाहते हो। ठीक है, और आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिखनी है, 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और टू लेट कॉलम में लिखनी है। अब देखो हमें यहाँ हिंट भी मिल गई और हमें बता भी दिया कि हमें क्या क्या बताना है। हमें लोकेशन, एमिनिटीज, रेंट और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन बतानी है। देखिए, आपको टू लेट यहाँ सेंटर में लिख देना। फिर आप लिखोगे आप फुल्ली फर्निश्ड 2 BHK अपार्टमेंट अवेलेबल ऑन रेंट एट C105 ग्रीन वैली अपार्टमेंट। देखो ये सारा क्वेश्चन में से आ गया। ठीक है, बेंगलुरु यहाँ तक पूरा क्वेश्चन में से आ गया। अब आपको जो मेन चीज़ ना, जो जैसे घर होता है या फ्लैट होता है, उसमें जो मेन चीज़ पाई जाती है ना, वो आप लिख दो। जैसे वेल वेंटिलेटेड है, हवादार है, मॉड्यूलर किचन है, पावर बैकअप है, पार्किंग लिफ्ट है, एंड सिक्योरिटी है, पीसफुल लोकेलिटी है, रेंट जो है निगोशिएबल है, मतलब रेंट जो है आपस में बातचीत कर लेंगे। फिर कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया बस। और इसको डब्बे में पैक कर देना इस तरीके से, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और ये और वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है यू आर रिया शर्मा, आप रिया शर्मा रिसेंटली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम कनाडा। आप कनाडा से इंडिया में आ गए हो आफ्टर 8 years ऑफ वर्क। आपने 8 साल तक वहाँ काम किया है। ठीक है, एक्सपीरियंस आपने लिया है एज सीनियर मैनेजर के रूप में इन डिजिटल मार्केटिंग में विद अ रेप्यूटेड ग्लोबल फर्म। और आपने एक रेप्यूटेड ग्लोबल फर्म में काम किया है। यू आर रीलोकेटिंग इन इंडिया एंड सीकिंग ए सुटेबल पोजिशन इन एन रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली एनसीआर। जैसा कि आप कनाडा में काम करते थे, वैसे ही काम आप यहाँ पर दिल्ली में रह के करना चाहते हो और आप उसी प्रकार की कोई भी एक फॉर्म ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको ये काम मिल जाए। ठीक है, और पता है आप क्यों आए हो मतलब दिल्ली में, टू टेक केयर ऑफ योर एल्डरली पेरेंट्स, ताकि आप अपने माता पिता का भी ध्यान रख सको क्योंकि दिल्ली में वो। और अब आपको एडवर्टीजमेंट लिखनी है 50 वर्ष में। ठीक है, और नेशनल डेली कॉलम में आपको मेंशन करना है। ठीक है, आपको सेम वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहाँ पर आपको इस प्रकार का काम मिल सके। ठीक है, देखिए जो भी यहाँ लिखा जा रहा है ना, ये एक आइडिया के तौर पर है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो अपनी लैंग्वेज में बना कर लिख सकते हैं। तो जैसे हमने हेडिंग डाल दी सिचुएशन वांटेड। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना, ये क्वेश्चन के लिए था। तो आंसर रिया शर्मा, सीनियर मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग,
with 8 years of experience in Canada with a reputed global firm. Seek a suitable position in renowned organization in Delhi NCR. ठीक है, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन में से लिख दिया और वो ढूंढ रही है, ठीक है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली एनसीआर में, और रीलोकेटिंग टू इंडिया टू टेक केयर ऑफ एल्डरली पेरेंट्स, और यहाँ पे रीलोकेट हो रही है ताकि अपने जो एल्डर पेरेंट्स हैं उनको भी टेक केयर किया जा सके, और प्रूवन एक्सपर्टाइज, और यहाँ पे आप प्रूफ मतलब थोड़ा सा हमने अपने से लिखा कि भाई डिजिटल स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग और टीम लीडरशिप में काफ़ी एक्सपर्टाइज हूँ, ठीक है, ये जो पर्सन है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अब आपको इसको भी बॉक्स के अंदर लिखना है और ये आपको जो है यहाँ आंसर में नहीं लिखना, ठीक है। फिर सातवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया 50 वर्ड्स में पोस्टर आपको डिजाइन करना है स्टार्टअप बिजनेस फेयर को लेकर दिल्ली में जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसके इंडिया मिशन के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको एंकरेज करना यूथ को कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और आपको इसमें करियर या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऑप्शन में दूसरा भी है, पहले एक कर लेते हैं। तो आप आंसर क्या लिख सकते हैं, आप आंसर जो है यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग लिख देंगे, स्टार्टअप बिजनेस फेयर पोस्टर है, फिर स्टार्टअप बिजनेस फेयर यहाँ पे 2026 हो गया, दिल्ली में हो रहा है, और ये कौन कर रहा है, स्किल इंडिया मिशन कर रहा है। क्या क्या खास बात है, एक्सप्लोर किया जाएगा स्टार्टअप आइडियाज़ को, और मीट इंडस्ट्री मेंटर्स, जो इंडस्ट्री के जो मेंटर्स हैं जो आपको सलाह देने वाले हैं उससे आप मिल पाओगे, और लर्न फंडिंग एंड इनोवेशन, आप फंडिंग और इनोवेशन कैसे किए जाते हैं वो सीख पाओगे, और किस तारीख को है, किसके लिए ओपन है, और आइए अपनी आइडिया को रियलिटी में बदलिए, ठीक है। एक बात और कि ये जो आप देख रहे हैं इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको एडिटिंग कर रहा था ना तो वहाँ से इसे लिया गया था, तो इसका फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करेगा आपका, आपको सीधा यहाँ पे पॉइंट्स डाल देने, ठीक है। तो पॉइंट्स आप डालेंगे तो आप आराम से इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके दूसरा पोस्टर देखते हैं। देखिए दूसरे पोस्टर में बोला गया कि जो डिपार्टमेंट है ना टूरिज्म के हिमाचल प्रदेश में, वो चाहते हैं कि इको फ्रेंडली ट्रैवल जो प्रमोट किया जाए, ठीक है, हिमालयस में। मतलब अगर इको फ्रेंडली ट्रैवल्स होगा तो पोल्यूशन वगैरह नहीं होगा ना। तो आपको पोस्टर बना के दिखाना है, स्लोगन यूज़ करना है, और विजुअल्स बनाने हैं या दिखाना है जिससे कि अट्रैक्ट हो सके जो रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट है वो। बॉक्स बना देना, ठीक है। तो हमने लिखा गो ग्रीन ट्रैवल क्लीन, ठीक है। स्लोगन बोला था एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश रिस्पॉन्सिबली, मतलब आप हिमाचल प्रदेश की ब्यूटी को एक्सप्लोर तो कीजिए लेकिन जिम्मेवारी से। प्लास्टिक का यूज़ मत कीजिए, नेचर की रिस्पेक्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए लोकल्स को, और प्रमोटेड बाय, फिर किसने करा है प्रमोट, फिर ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली, प्रिजर्व द हिमालयस। इस तरीके से लास्ट में हमने क्लोजिंग कर दी। तो ये पोस्टर है, जिसके ऊपर बोला उसके ऊपर आपको बनाना है, और आप देख लो कि ऊपर जो हमने बड़ी लाइन लिखी है किस तरीके से लिखी है। यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह कुछ बोला तो बना देना, ठीक है। थोड़ा बहुत बनाना चाहिए पिक्चर वगैरह, ठीक है। तो बोला गया है कि आप वानी हो, क्लास 11 के स्टूडेंट्स हो, आपको स्पीच डिलीवर करनी है, ठीक है, मॉर्निंग में। तो आपको यहाँ हिंट दे रखी है, और स्पीच का आपको पैटर्न अगर पता है ना, शुरू की लाइंस वगैरह, तो आप थोड़ी बहुत लाइन यहाँ से लिख के अपने आप आगे ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक और पुरानी वीडियो ना आपको दोबारा प्रोवाइड करूँगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा और मैं दोबारा भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आपका शुक्रिया वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। कई बार क्योंकि मैं इतना टायर्ड हो जाता हूँ तो आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन बच्चों ने फिर भी कोऑपरेट करा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपको स्पीच लिखनी है 120 से 150 वर्ड में, और यहाँ पर डिजिटल मीडिया के बारे में आपको बताना है, और रीडिंग हैबिट्स के बारे में कि बच्चों को जो है ना रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे आजकल ना डिजिटल में लगे हुए हैं और रीडिंग हैबिट धीरे धीरे बच्चों की कम हो रही है। तो अब रीडिंग हैबिट ज़रूरी है, तो इसलिए बुकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। बुक्स मतलब पढ़नी ज़रूरी होंगी, और अब रीडिंग का जो है ट्रेंड भी बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको
बताना है कि किस तरीके से लोग रीडिंग को लव करें, कैसे अब रीडिंग दोबारा से रिवाइव हो सके, उस तरीके को आपको यहाँ सजेशन देना है, स्पीच देनी है। समझ में आ गया ना क्या? अब मैं आपको इसको बताता हूँ। देखो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया, आपको एक बार सुनते या पढ़ते हुए फायदा होगा। देखो स्पीच लिखा, द चार्म ऑफ रीडिंग इज फेडेड इन द ग्लो ऑफ स्क्रीन। मतलब अब जो रीडिंग है ना, उसका जो चार्म है वो धीरे धीरे फीका होता चले जा रहा है, जैसे स्क्रीन जो है ग्रो हो रही है। जैसे अब हम सब डिजिटल मीडिया में जा रहे हैं, तो रीडिंग की जो स्किल है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसे लिखना आपको एग्जाम में भी। फिर टुडे, फिर यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे आप लिखोगे कि टॉपिक आप क्या लिख रहे हैं। तो आप लिख रहे हैं कि किस तरीके से जो रीडिंग का जो चार्म है ना वो फेड होता चला जा रहा है डिजिटल मीडिया की वजह से। ठीक है, इंफॉर्मेशन आज इजीली अवेलेबल है, या स्क्रीन की वजह से जो आप लिखना चाहें। ठीक है, और इसने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, हमारे पेशेंस को भी। क्योंकि देखो पहले बच्चे बहुत ज़्यादा रीडिंग करते थे, उसका मतलब निकालते थे, और फिर उसके बाद उसे आगे अपने नोट्स वगैरह बना के उसकी स्टडी करते थे। अब क्या हो गया कि डिजिटल मीडिया में पका पकाया मिल गया, उसे यूज़ कर लिया। ठीक है ना? और ये कह रहे हैं जो बुक होती है ना वो इमेजिनेशन को डेवलप करती है, कंसंट्रेशन को डेवलप करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। ठीक है, और विच स्क्रीन ऑफन फेल, जबकि स्क्रीन ऐसा नहीं कर पाती। बहुत से जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उन्हें शॉर्ट वीडियोस चाहिए, मीनिंगफुल रीडिंग चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें सामान्य चाहिए कि उसमें से मेन चीज़ निकाल सकें। ठीक है, और इसलिए हमें रीडिंग हैबिट्स को रिवाइव करना होगा। और अब रिवाइव करने के लिए इसने बोला कि आप क्या बताओगे, क्योंकि हमें इसमें लिखना है ना। तो जैसे स्कूल है, उन्हें लाइब्रेरीज जो है ना इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाएं कि बच्चे जो है वो रीडिंग करें। ठीक है, रीडिंग आवर्स या बुक क्लब्स बनाएं। ठीक है, पेरेंट्स जो है उनको बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का भी रोल है। तो रीडिंग जो बुक्स होती है ना, वो केवल लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव नहीं करती, बल्कि हमारी पर्सनालिटी को भी शेप देती है। तो आओ रीडिस्कवर करते हैं जो है बुक्स को, और बैलेंस करते हैं टेक्नोलॉजी का, ठीक है, विद थॉटफुल रीडिंग के साथ। तो थैंक यू। इस तरीके से आप ये एक आइडिया लेकर आप पढ़ लें बस, क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार नया जो है ना कोई टॉपिक दे दिया जाता है, और जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो ना एनवायरनमेंट में आसपास, जैसे इसमें पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे अब आपके में तो कम ही चांस है ये टैरिफ वगैरह। ठीक है ना, पोल्यूशन जो सिंपल सिंपल जो टॉपिक है ना, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, जो आसपास की चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन पे ज़्यादा चल रहा है, तो पोल्यूशन पे आप अच्छे से एक बार कर लें, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़। ठीक है, स्पीच उसके रिगार्डिंग जरूर पढ़ लें। और डिजिटल के ऊपर तो आ सकता है, लेकिन रीडिंग नहीं आया ना, तो डिजिटल के ऊपर जरूर आ सकता है, डिजिटल मीडिया या डिजिटल का क्या हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, उस पर स्पीच आ सकती है। ये कह रहा है ड्रीम बिग स्टे कंसिस्टेंट। अच्छा क्वेश्चन पढ़ दें इसका। देखो बहुत अच्छी स्पीच है यहाँ पर आपको देनी है, और ये मोटिवेशनल स्पीच है। ये कह रहा है ड्रीम बिग स्टे कंसिस्टेंट द पावर ऑफ एवरीडे एफर्ट। ये कह रहा है जो इतने बड़े सपने बन जाते हैं या बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं ना, वो एक दिन में नहीं होती, उनको कई दिन तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बच्चों आप अभी से वीडियो देख रहे हैं, अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं, और ये कई दिनों की मेहनत, फिर जब आप एग्जाम देंगे फिर आपका रिजल्ट आएगा, वो कई दिनों की मेहनत होगी जो एक दिन आपका रिजल्ट आपके आके बताएगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग आपको स्पीच देनी है। आपको इस स्पीच में बताना है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है गोल को सेट करना, और डिसिप्लिन रहना उस गोल को पाने के लिए, और उस गोल को पाने के लिए लगातार हार्ड वर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है, ये कंसिस्टेंटली उसके लिए काम करना पड़ता है, तब जाके वो हमें सक्सेस मिलती है। जैसे वो कहता है ना कि मेरे को सक्सेस मिल गई, मैं कामयाब हो गया, या मेरी जॉब लगी, या मैंने बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, वो एक दिन का काम नहीं होता, उसके लिए कई दिनों तक, कई सालों तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही आप भी देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो आपको करनी है मेहनत, और इसी के रिगार्डिंग आपको मोटिवेशनल स्पीच यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब इसका मैं आपको आंसर पढ़ देता हूँ, ये तो हमें हेडिंग क्वेश्चन में से मिल गया था। तो शुरू में लिखोगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन द टॉपिक। इस तरीके से देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, ये लाइन सेम है और टॉपिक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप उसमें से थोड़ी जो
क्वेश्चन में हिंट दिए वहां से यूज कर लें और बना बना के लिख दें। मतलब छोड़ के मत आना, ये ना स्कोरिंग होता है। जैसे किसी की इंग्लिश अभी थोड़ी वीक है या अभी इंग्लिश सीख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पहले अभी बहस करो जितना कर सकते हो, फिर अगली क्लास में और अच्छे से कर लेना, ठीक है। द पावर ऑफ एवरीडे एफर्ट, ड्रीमिंग बिग गिव्स डायरेक्शन टू अवर लाइफ। हर दिन का जो एफर्ट होता है ना और जो सपना है वो एक डायरेक्शन देता है हमारी लाइफ को। बट ड्रीम्स अलोन, लेकिन ड्रीम जो है ना, ड्रीम्स वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट और डिसिप्लिन रखना होगा, तभी हमारा ड्रीम रियलिटी में बदलेगा। सक्सेस जो होती है ना वो ओवरनाइट नहीं आती, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। ये रिजल्ट होता है छोटे छोटे कदमों का जो हमें रोज लेने पड़ते हैं और एक डेडिकेशन के साथ लेने होते हैं, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा रोज करो, कछु ही करनी पड़ी है ना। ये कह रहे आपको क्लियर गोल्स अपने सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। और कंसिस्टेंसी से आपको जो है अपने आप को कॉन्फिडेंस रख के पढ़ना है और करना है, स्ट्रेंथ अपने अंदर बना के रखनी है। और कभी बार क्या होता है, जो फेलियर्स होती है ना, जो हमारे जीवन में कुछ फेलियर्स आ जाते हैं चीज़ें, वो भी हमें बहुत बड़ा लेसन सिखा जाते हैं और हमें और अपने को उससे मोटिवेट करके और वर्क हार्ड करना चाहिए। और हार्ड वर्क है और अगर हमारे अंदर पेशेंस है और हमें अपने ऊपर विश्वास है तो ये कामयाबी की चाबी है, ठीक है। तो जब भी हम व्हेन वी स्टे कमिटेड टू अवर गोल्स, और हम जो अपने गोल्स के साथ कमिटेड रहते हैं ना, तो और रेगुलर एफर्ट करते रहते हैं, तो कोई भी ऑब्स्टेकल चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमें जो ग्रेटनेस बनने का जो चीज़ है ना वो हमें रोक नहीं सकती। ये तो एक तरह से स्पीच ही होगी आपको मोटिवेट करने की। आओ बड़े सपने देखें, वर्क हार्ड करें और कभी हार ना माने, नेवर गिव अप। थैंक यू, ठीक है, मेरी तरह स्पीच ही होगी है ना। अब देखिए आगे ये जो है ना, यहाँ पर ये डिबेट है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में डिबेट आएगी। डिबेट आप फेवर में बोल सकते हैं या आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है इन एजुकेशन में कि आप बताइए वरदान है ह्यूमन क्रिएटिविटी का, तो आपको डिबेट लिखनी है। आप आइदर या अगेंस्ट दोनों में से किसी एक में लिख सकते हो। अगर आप फेवर में लिख रहे हो तो आपको ये पॉइंट्स यूज़ करने हैं या यूज़ कर सकते हो, और अगर आप अगेंस्ट में लिख रहे हो तो आप ये पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कर सकते हो। आपको यहाँ डिबेट ही करनी है, ठीक है, फेवर में करो या अगेंस्ट में करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन अ बून टू ह्यूमन क्रिएटिविटी, तो हम इस मोशन में लिखेंगे इसके फेवर में। तो रिस्पेक्टेड जजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई स्ट्रांगली सपोर्ट द मोशन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बून फॉर ह्यूमन क्रिएटिविटी। अब जैसे कोई और भी आ गया ना तो आप इस तरीके से लिख के सपोर्ट द मोशन या अगेंस्ट द मोशन, ठीक है, टॉपिक का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे अपना बना बना के लिखते चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एआई जो है बहुत बढ़िया चीज़ है। एआई जो है वो इनेबल्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग बाय अडेप्टिंग लेसन्स अकॉर्डिंग टू अ स्टूडेंट्स पेस, क्योंकि ये एआई की वजह से ही जो है ना हम क्या कर पा रहे हैं, जो बच्चे को चाहिए पढ़ाई जिस प्रकार की चाहिए ना, और जिस प्रकार की उसे नीड है, जिस प्रकार की उसे स्पीड चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये एआई हमें सारी वो लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक, और फटाफट फीडबैक भी देता है, हेल्पिंग लर्नर्स इम्प्रूव क्विकली। जो भी लर्नर्स होते हैं उनके हेल्प करता है कि वो जल्द से जल्द अपनी जो भी कमी है उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। आप बना बना के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एआई जो टूल्स होते हैं वो ग्लोबल एजुकेशन भी आराम से हमें प्रोवाइड कर पा रहा है। और ये जो इवन टू स्टूडेंट्स इन रिमोट एरिया जो बहुत पिछड़े इलाके में रहते हैं ना, उनको भी बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है। और इनोवेटिव लर्निंग मेथड सच एज सिमुलेशन एंड वर्चुअल लैब्स एनहेंस क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग। मोर ओवर एआई सपोर्ट टीचर्स बाय रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड, और एआई टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से उनका जो टीचर्स का जो वर्कलोड है वो भी काफ़ी कम हुआ है, ठीक है। और उनको भी ना फोकस करवा रहा है कि क्रिएटिव टीचिंग कैसे की जा सके, ठीक है। और व्हेन यूज वाइजली, जब हम एआई का बहुत बुद्धि से यूज़ करते हैं
तो एआई डज नॉट रिप्लेस, देखो एआई जो है ना ह्यूमन क्रिएटिविटी को तो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको मैसेज वगैरह पढ़ के जिस प्रकार से अलग अलग मुझे लगता है कि बच्चों को कैसे बताना चाहिए, है ना, तो एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी को तो कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बट स्ट्रेंथेंस इट बाय ऑफरिंग न्यू वेज टू लर्न। लेकिन इंसान को ताकत जरूर दे सकता है कि वो और नए तरीके से उसे सिखा सके, एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकता है, इनोवेट करने में हेल्प कर सकता है। इसलिए एआई शुड बी सीन एज पावरफुल, इसलिए एआई बहुत पावरफुल है एजुकेशन असिस्टेंट, सहायक के रूप में, जो नर्चर्स कर रहा है, जैसे पाल रहा है, ठीक है, ये हेल्प कर रहा है क्रिएटिविटी rather देन सप्रेसिंग इट, इसलिए वो क्रिएटिविटी को और बढ़ा रहा है ना कि उससे दबा रहा है। ठीक है, तो इसलिए थैंक यू, मैंने इससे कहा टीचर्स के लिए बढ़िया है, उनको काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर, आप सुनिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एजुकेटर्स। आपको बताना है कि इन्फ्लुएंसर्स बढ़िया होते हैं या एजुकेटर्स बढ़िया होते हैं। ठीक है, ये जो यंग माइंड्स है ना, जो आप सब बच्चे हैं, तो आपको बताना है कि भाई इन दोनों में से आपको कौन बढ़िया लगता है। अगर आपको जो बढ़िया लगता है उसके आपको अगेंस्ट या फेवर में बताना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, आप मोशन में बता सकते हो या आप अगेंस्ट में बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि आप आरव हो, अनन्या हो, स्टूडेंट हो 11th क्लास के, तो आपको स्पीच देनी है इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एजुकेटर्स। तो बच्चों आप कमेंट करके बताना कि कौन बेस्ट है, इन्फ्लुएंसर्स या एजुकेटर्स। देखिए, रिस्पेक्टेड जजेस, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है ना, पता है क्या लिख रहा हूँ, एजुकेटर्स आर मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो नाम दिया ना, आई काव्या स्टैंड हियर टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन दैट इन्फ्लुएंसर्स शेप यंग माइंड्स मोर इफेक्टिवली, मैं इसके खिलाफ हूँ। लोग कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो जो यंग माइंड्स होते हैं उनको एक शेप सही देते हैं, तो भाई मैं तो इनके खिलाफ हूँ। ठीक है, मेरा मानना है कि एजुकेटर्स जो है वो सबसे बढ़िया है। अब मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ तो इसलिए मैंने एजुकेटर्स के फेवर में लिखा है, आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, एजुकेटर्स जो होते हैं वो सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। वो जड़ जो होते हैं ना, जो जड़, जो फाउंडेशन है, जो नींव होती है, नींव, उसको बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं जो एजुकेटर्स होते हैं, नॉलेज को, डिसिप्लिन को, स्टूडेंट्स की। जो टीचर्स है ना, एजुकेटर्स टीचर्स, वो ऑथेंटिक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देते हैं और उनको एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टाइज होते हैं। जबकि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, अनलाइक इन्फ्लुएंसर्स, एजुकेटर्स वो ऐसा नहीं करते। एजुकेटर्स जो होते हैं ना, वो गाइड भी करते हैं स्टूडेंट्स को और पर्सनली करते हैं, और वो समझते हैं बच्चों की स्ट्रेंथ को, वीकनेस को। ठीक है, एंड मेंटर देम, उनको ना सही सलाह देते हैं कि वो कैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सकें। एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू पॉपुलैरिटी, और एजुकेशन में पॉपुलैरिटी नहीं होती। अब हम टीचर हैं, हम चाहेंगे कि बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा बने, बहुत तरक्की करे, ये काम हम पॉपुलैरिटी के लिए नहीं करते या डिजिटल बिजनेस के लिए नहीं करते। ठीक है, आप भी देखोगे कि मैं वीडियो जो है फेस वाली बहुत आपको रेयर मिलेंगी मेरी वीडियोस, क्योंकि हम टीचर्स जो है ना शोबाजी नहीं करते। हम चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य बने, उनको ऑथेंटिक सही नॉलेज मिले, मतलब टाइम वेस्ट बच्चों का भी ना हो, क्योंकि उनका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। आज वो टाइम को अगर संभालेंगे तो आगे वो समय की कदर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। इट फोकसेस ऑन करेक्टर बिल्डिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है ना, क्योंकि वो फोकस करते हैं, टीचर जो होते हैं, बच्चे का करेक्टर अच्छा बने, क्योंकि टीचर्स खुद अच्छा एग्जाम्पल देंगे तो तभी तो उनके बच्चे अच्छे बनेंगे ना। क्रिटिकल थिंकिंग सीखे बच्चे, मोर रिस्पॉन्सिबल बने। टीचर्स एनकरेज करते हैं क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, कि बच्चे उत्सुक बने, नई नई चीज़ें बनाएं और उनका दिमाग स्वतंत्र हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मैनर बने, एक सही तरीके से उभरे वो बच्चे आगे। ठीक है, देयर इम्पैक्ट इज डीप, उनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, मीनिंगफुल होता है, सस्टेनेबल होता है। ठीक है, अब देखो ये अपने हिसाब से है, आप जो राय आप लिख सकते हैं और सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आप बना के लिख सकते हैं, बस इसे स्टडी करके अपनी लैंग्वेज में बनाना। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो अट्रैक्ट तो कर सकते हैं अटेंशन को, बट एजुकेटर जो होते हैं वो शेप करते हैं बच्चे की लाइफ को, उसके फ्यूचर को। इसलिए एजुकेटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और यंग माइंड जो होता है उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। थैंक यू डियर।
देखिए अब 10वां क्वेश्चन है, ये आपकी स्टेंजा है आपकी बुक में से, फादर टू सन में से, एलिजाबेथ जैनिंग ने लिखी है। पहले ब्रीफली मतलब समझ लो। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, जिस बीज को मैंने बोया था ना वो कहाँ चला गया। और द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, जो जमीन अब उसकी उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आज हम अजनबियों की तरह, स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। देर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हवा में भी ऐसा साइन नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हो। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, ये चाइल्ड मेरे डिजाइन का है। येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, मतलब हम दोनों में सिमिलैरिटीज तो बहुत सारी हैं, इस लाइन का मतलब, लेकिन जिन चीज़ों को वो प्यार करता है उसे मैं शेयर नहीं कर सकता। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला है द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर। ये कह रहा है, ये सिंबॉलिकली कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो फादर जो कंट्रीब्यूशन है ना, इज रेजिंग हिज सन, मतलब पिता ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके उसे बोया, उसे बनाया है, निर्माण किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कि द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, ये कह रहे जमीन उसकी है और मेरे नहीं है। इसका क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे दोनों में इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। इसका मतलब है कि आपको अच्छे से स्ट्रेंजर की लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूँ। फिर थर्ड है, ये कह रहा था दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है द फादर्स फेलियर टू अंडरस्टैंड हिज सन, क्योंकि पिता समझ ही नहीं पाया अपने बेटे को, क्योंकि जिस चीज़ों से वो प्यार करता था उसे मैं शेयर ही नहीं कर पाया, शेयर ही नहीं कर सकता था, हालांकि सिमिलैरिटीज है। ठीक है ना, चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन। अगर ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते हो। उसके बाद ये बी पोएम है यहाँ पर कि 20 से 30 साल बाद, और ये फोटोग्राफ है, शिलेट रोशन ने लिखी है ना, क्लास 11th में आपकी इंग्लिश की बुक में। तो वो फोटो को देखकर हंसती है, बताते कि बेटी है, डोली है, और वो ये कहते देखो देखो किस तरीके से उस समय के टाइम पे ना समुद्र की छुट्टियां बिताने के लिए गए थे ये। और ये उनका पास टाइम था, बहुत ज़्यादा उनमें मतलब खुशी सी थी उनको, उनकी माता को। और दोनों को ही ना जो है ना, बोथ थ्राइव विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब इतनी दुख के बाद भी सामान्य दिखना या जॉय करना, उस तरीके को यहाँ बताया गया। तो यहाँ पर पहला है कि जो समुद्र की छुट्टियां ना वो उसका पास था। माइन इज हर लाफ्टर, ये क्या कहना चाहता है, इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि माता को ना अपने समुद्र की छुट्टियां रिमेम्बर्ड है, और वाइल द पोएट चेरिशेस हर मदर्स रिएक्शन टू इट, और दूसरी ओर जो माता, मतलब जो पोएट है ना, वो अपनी माता की रिएक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है एक तरह से। तो यहाँ पर इसका आंसर सी आएगा। फिर नेक्स्ट है कि व्राई विद लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पोएट जो है ना उसे कंफर्ट लगता है जब वो उस मोमेंट को याद करती है, हालांकि उसे पेन ऑफ लॉस होता है कि उसकी माता चली गई है, उसको दर्द होता है, दुख होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको यहाँ पर बताना, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट्स, हंसी होगी। ठीक है, वुड, तो ये एक कल्पना कर रहे हैं, तो यहाँ इमेजरी जो है पोएटिक डिवाइस होगी, 1 नंबर की पोएटिक डिवाइस आ सकती है। तो अब सारी पोएटिक डिवाइस अच्छे से रिवाइज कर लो। क्वेश्चन नंबर 11th है, यहाँ पर आपको ए या बी दोनों में से एक पैसेज करनी होगी। ठीक है, तो अब मैं ये पैसेज वगैरह पढ़ने आपको सारे आंसर्स वगैरह दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ पे पहले पता लगाना पड़ेगा कि किस चैप्टर से है। तो जैसे लिखा ना, इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। तो यहाँ से समझ गए होंगे कि जो वेव है उसकी हाइट डबल हो गई। तो ये वेव्स जो लहरें उठ रही हैं वो किस में है, और थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको और पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, याद नहीं लाइन किसने बोली थी, जोनाथन ने बोली थी, तो उसी के नाम से लेसन का नाम रखा गया। तो उसी के रिगार्डिंग है, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे आंसर करने हैं। अब आप सारे आंसर यहाँ देख सकते हैं, आप इसे थोड़ा सेल्फ पढ़ेंगे, पैसेज वगैरह तो आप इतना कर लें। दूसरी कहानी आप देखते हुए समझिए होंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके आंसर है। फिर ना क्वेश्चन नंबर 12 में ना आपकी जो स्नैपशॉट बुक है ना,
उसमें से पैसेज आएगी। तो ये आपने द टेल ऑफ द मेलन सिटी पढ़ा है ना, उसी में से पैराग्राफ दे दिया गया है, और फिर आपको इनको पढ़ के इसके आंसर्स इसमें से देने हैं। ये आंसर लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। और उसी बुक में से फिर यहाँ पे दूसरे किसी चैप्टर में से दिया गया, आपने द एड्रेस पढ़ा है, उसी में से लिखी गई है, फिर आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन आंसर हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन है, फिर ये आंसर लिखे गए हैं, ठीक है। और अब आप इसको देख लो, अगर मेरे पास टाइम अवेलेबल हुआ तो मैं आपके लिए और भी मतलब जैसे वीडियोस वगैरह ले आऊँगा। अब ये आइडिया लो, सिर्फ पढ़ने के लिए इसको यूज़ कर लो, ठीक है। और देख लो कैसे कैसे लिखा है। अब यहाँ पे एडिटिंग हो नहीं पाई है, ठीक है। थोड़ा सा अब इसमें देख लेना, यहाँ ध्यान से देख लेना, ये आंसर लिखे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लॉन्ग हो जाएंगे। मैं आपको एक बार 15 क्वेश्चन बता दूं। देखिए ये जो 15 क्वेश्चन है ना, एक मिनट, देखिए ये ना आपको यहाँ पर 150 वर्ड में लिखना है। और यहाँ पर बोला गया कि जब आप स्टडी कर रहे थे ना पोर्ट्रेट लेडी को आपने टेक्स्ट बुक से, तो आपने रियलाइज किया कि चैप्टर जो है बताता है कि अकेलापन और इनसिक्योरिटी जो है ना ओल्ड एज में कितना बड़ा अनुभव होता है। देखो दादी को रहना तो अकेला पड़ा था, आपने नोटिस करा कि दादी किस तरीके से अकेली पड़ गई थी। और जो एल्डरली जो है ना, जो एल्डर लोग होते हैं तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अब आप इसको अच्छे से पढ़ा कि जो एल्डर जो मैन और वीमेन होते हैं, इसके ऊपर ना बच्चों स्पीच देने को भी आ जाता है। तो ये कह रहा है आप इस पर आर्टिकल लिखिए, किस तरीके से इंडिया के अंदर जो है उन्हें अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है, क्या समस्या झेलनी पड़ती है। तो इसके बारे में जो पता है बना के लिख देना। टाइटल दे रखा द लाइफ ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया, देख लो, ठीक है। और अगर ये नहीं करना तो आप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, द वॉइस ऑफ द रेन और चाइल्डहुड, ये दोनों पोएम है। ये कह रहे दोनों के दोनों ना सेंट्रल जो है ना लाइफ के बारे में बताते हैं, किस तरीके से सेंट्रल में किस तरीके से, देखो आपने बारिश में देखा था वो किस तरीके से भाप बनकर ऊपर गई, बादल बने, फिर नीचे आ गई। ऐसे चाइल्डहुड में बचपन कब बीतता है, कब बड़े हो जाते हैं, फिर कब बच्चे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। तो आपको इसी के रिगार्डिंग जो है ना पोइट क्या कहना चाहते हैं उसको प्रेजेंट करना है अपनी लैंग्वेज में, समझे। ऐसी 16 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझा रहा था ना, फिर आंसर तो मैंने लिखा है उसे आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे मदर्स डे लेसन में बता रखा है कि जो मिसिस पियर्सन है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन इन मदर्स डे चैलेंजेस द ट्रेडिशनल फैमिली डायनेमिक्स ऑफ हर हाउस होल्ड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले इमेजिन यूर सेल्फ एज। ये कह रहा है कि देखो आपने देखा कि किस तरीके से इस मदर्स डे में मिसिस पियर्सन एक दब्बू होती है, और किस तरीके से वो अब अपनी फैमिली को एक लाइन पर ले आती है। भले ही एक मैजिकल यहाँ पे सहारा लिया गया, फिर जेरल्ड ने उनकी मदद करी। तो यहाँ पर आपको बताना कि आप इमेजिन करो कि आप भी अवेकेंड हो, ठीक है, और एंड ए मोटिवेटेड स्टूडेंट हो, तो आप प्रिपेयर करो स्पीच फॉर योर फेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th-12th कन्वेइंग द मैसेज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। उसमें बताओ अपनी स्पीच में कि खुद की इज्जत, बराबरी फैमिली में कितनी ज़्यादा मायने रखती है ये मॉडर्न टाइम में। तो आप बना बना के लिख दोगे ना। ये नहीं करना तो ये देखो, अब ऐसे ही क्वेश्चन आया करेंगे। चैप्टर्स आपने पढ़ा उसके बेस पर आपको स्पीच या डायरी एंट्री या लेटर के फॉर्मेट में किसी भी रूप में दिया जा सकता है। जैसे अब ये देखो बी ऑप्शन में, अब आपको देखना है कि आप किस में ज़्यादा माहिर हो और उस चैप्टर की नॉलेज आपको कितनी है। लिखना आपको बना के लिखना पड़ेगा, और उस चैप्टर की कुछ लाइनें या उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि बर्थ आपने पढ़ा, एजे क्रोनिन लिखा पढ़ा ना, किस तरीके से वो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, उस बच्चे की जान बचा दी होती है ना। ये इसका पहला केस होता है। तो ये कह रहा है यू वर डीपली इंस्पायर्ड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए
और आपने देखा कि किस तरीके से उस डॉक्टर ने ना अपने प्रोफेशन के प्रति कितना डेडिकेशन था। आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, ये स्टोरी शेयर करते हुए बताना है कि इस स्टोरी में आपने क्या वैल्यूज देखी है, क्या कमिटमेंट देखी है, क्या प्रिजर्वेंस देखी है, क्या ऑनेस्टी देखी है। देखो, अगर आपको भी जैसे किसी प्रोफेशन जो भी आप काम कर रहे हैं ना, अगर आप उसमें बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हो ना, तो आपको सफलता मिलेगी। और आपने इस कहानी से क्या सीखा, क्या क्या हुआ, आपको लेटर के फॉर्मेट में अपने फ्रेंड को लिखना है। अब देखो, ये सारे के सारे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इसे पढ़ के आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, मदर इक्वलिटी की बात की गई है इसमें। और ये लेटर के फॉर्म में सीधा डियर रोहन लिख दिया। ठीक है, थोड़ा लेटर के पैटर्न में ऊपर लिख देना थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे लेटर में क्या करते हैं, पहले अपना एड्रेस, फिर डियर रोहन, फिर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बता दीजिएगा। और बाकी और हो सका तो और भी वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, बाकी एक पुरानी वीडियो जो बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मैंने काफ़ी अच्छे से इसे बनाया था, वो काफ़ी आपकी हेल्प करेगी, मैं जरूर से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। टेक केयर स्टूडेंट्स।